ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमें मिल जाता है इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट, जैसे कि हमने अभी बात की कि जावा स्क्रिप्ट हो या जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क जिसे हम एंगुलर जेएस कहते हैं, और जावा स्क्रिप्ट का कोई एंगुलर जेएस ये अकेला ही फ्रेमवर्क नहीं है, और भी कई सारे फ्रेमवर्क हैं किसके, एंगुलर जे जावा स्क्रिप्ट के। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क एंगुलर जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, नोड जेएस हो गया। तो ये सभी इसके फ्रेमवर्क है, लेकिन हम उन सभी फ्रेमवर्क पर बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ एंगुलर जेएस पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर जेएस हमारे सिलेबस में फ्रेमवर्क लिया गया। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का जो सबसे पॉपुलर और सबसे अधिक यूज किया जाने वाला जो फ्रेमवर्क है वो कौन सा है, बेसिक लेवल का एंगुलर जेएस ही है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग किसे कहते हैं, यह डेफिनेशन हमने जो वेब डिजाइनिंग का चैप्टर फर्स्ट था जब आप पढ़ रहे थे वहां पर भी आपने किया था कि जैसे कि हमें दो टर्म्स मिलती हैं, कौन सी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अभी हम जो M2 मॉड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं या जिनको पढ़ रहे हैं, चाहे वो HTML हो, चाहे CSS हो, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, ये किस प्रकार की भाषाएं हैं, तो ये तीनों क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषाएं हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में भी यूज की जाती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी, यानी कि डायनेमिक वेब पेज में भी यूज की जाती है, ये दोनों में यूज हो जाती है। तो जैसा कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज अ टेक्निक इन विच स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूट इन द यूजर वेब ब्राउजर। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो कहाँ एग्जीक्यूट होती है, यूजर के वेब ब्राउजर पर जो है एग्जीक्यूट होती है, ना कि सर्वर पर। दीज स्क्रिप्ट आर यूजली एम्बेडेड विद इन HTML डॉक्यूमेंट। और ऐसी स्क्रिप्ट को कहाँ इम्बेड किया जाता है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है। हेल्प रिड्यूस द लोड ऑफ सर्वर। क्यों अंदर लिखा जाता है, जैसे कि अगर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखा जा रहा है तो हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, ना लिखें HTML के अंदर, एक तरीके से हम केवल HTML के साथ से काम चला लें। तो उससे क्या होगा, केवल HTML लिखेंगे तो सर्वर पर लोड ज्यादा रहेगा। तो जब हम स्क्रिप्टिंग लगाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट के माध्यम से हम जो बड़ी बड़ी विशेषताएं या बड़े फीचर हैं उनको कम कोड के माध्यम से काम करा सकते हैं, इस वजह से सर्वर पर लोड कम हो जाता है। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज, जब कोई भी यूजर क्या करता है, किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट डालता है, द सर्वर सेंड, सर्वर क्या कर देता है, उस वेब पेज को सेंड कर देता है। लेकिन किस फॉर्म में सेंड करेगा, HTML फाइल के रूप में, या उसके उस वेब पेज की HTML फाइल भेज देता है। और कहाँ भेजता है, यूजर के ब्राउजर पर भेज देता है। विच देन द इंटरप्रेटर एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ क्लाइंट, और जिसके बाद जो वेब ब्राउजर क्या करता है, उसे इंटरप्रेट कर देता है, किसे इंटरप्रेट कर देता है, HTML कोड को। जिसके बाद हमें क्या होता है, उस वेब पेज का कंटेंट जो होता है वो क्लाइंट के ब्राउजर पर दिख जाता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, ऐसी भाषाएं होती हैं जो कहाँ एग्जीक्यूट होती हैं, यूजर के ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होते हैं। यूजर के ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होने के लिए, जैसे कि हम मान लेते हैं इधर बैठा हुआ कोई भी एक क्लाइंट है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, मान लेते हैं सर्वर है, और क्या है, क्लाउड है, जैसे कि www है। इधर एक कैंडिडेट क्या बैठा हुआ है जिसे हम बोलते हैं क्लाइंट, ये कोई यूजर है। मान लेते हैं आपने यहाँ पे क्या किया, एक एक दो चार जो भी स्टैटिक वेब पेज बनाए, और इन वेब पेजों को आपने कहाँ उपलब्ध करा दिया, www पर उपलब्ध करा दिया, किसके रूप में, एक वेबसाइट के माध्यम से। अब आपकी वेबसाइट पर ये यहाँ पर बैठा हुआ क्लाइंट क्या करेगा, वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेगा और सर्च बटन पे क्लिक करेगा। तो जैसे इसने वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया, सर्च बटन पे क्लिक किया, मतलब इसने क्या किया, इसने एक रिक्वेस्ट भेजी है। किसको रिक्वेस्ट भेजी है, तो एम्बेडेड विद HTML डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा कि यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज, इस यूजर ने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट भेजी। अब ये सर्वर क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट के अनुसार यहाँ से वेब पेज इसे डिलीवर करा देगा। अब ये जो वेब पेज इसके क्लाइंट के ब्राउजर पर आएगा, ये जो बताया गया सर्वर सेंड द HTML फाइल, किस फॉर्म में आएगा, तो ये HTML कोड में आएगा। अब ये जो HTML कोड है इसमें तो TR TD जो आप यूज कर रहे हैं वो सब टैग होंगे। क्या हमें वेब पेज जो हम ओपन करते हैं किसी वेबसाइट का वो टैग दिखते हैं, तो कहीं भी टैग नहीं दिखते हैं।
तो इसका मतलब उस टैग को क्या किया जा रहा होगा, इंटरप्रेट किया जा रहा होगा। कौन इंटरप्रेट कर रहा होगा, वेब ब्राउजर के में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि रेंडर होता है, इस तरीके से एक तो आपका रेंडर है, एग्जीक्यूटर है, इस तरीके से कई प्रोग्राम होते हैं। वो क्या करते हैं, उसको रेंडर करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं आपके एचटीएमएल कोड को। और जब पढ़ते हैं तो उसी कोड के अनुसार आपके कंटेंट को दिखा देते हैं कि जो आपने एंकर टैग के अंदर डाल रखा होगा उसे हाइपरलिंक के रूप में दिखा देते हैं। अगर किसी वेब पेज का एड्रेस दे रखा होगा तो उसे लिंक करा देते हैं। अगर किसी इमेज को दे रखा होगा तो इमेज दिखा देते हैं। तो इस तरीके से HTML कोड कहाँ डिकोड हो रहा है, इस क्लाइंट के वेब ब्राउजर पर डिकोड हो रहा है। तो इसीलिए इस HTML भाषा को क्या बोला गया कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर ये HTML इस साइड में क्या हो जाती, एग्जीक्यूट हो जाती, तो ऐसे में ये सर्वर साइड हो जाती, लेकिन ये इस साइड में होती नहीं है। और यही बताया गया कि HTML के साथ में या HTML के अंदर ही क्या किया जाता है, जावा कोड बाइंड किया जाता है। तो जब जावा कोड बाइंड किया जा रहा है HTML में, तो इस तरीके से जावा भी किधर साइड का हो जाएगा, क्लाइंट साइड का हो जाएगा। और CSS भी हम कहाँ रखते हैं, HTML के अंदर ही तो रख रहे हैं, HTML टैग के साथ में ही लगा रहा है, TRTD इन सभी के साथ में। तो इसका मतलब CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML ये तीनों भाषाएं कैसी हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। JavaScript is most common client-side scripting language while HTML and CSS are used for structuring and styling web page। तो जैसा कि बताया गया, जावास्क्रिप्ट जो है सबसे आम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, जबकि HTML और CSS का इस्तेमाल वेब पेजों को स्ट्रक्चर और स्टाइल देने के लिए किया जाता है। तो यही बात आ गई कि HTML के माध्यम से क्या किया जाएगा, वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और वही CSS के माध्यम से क्या किया जाएगा, वेब पेज में स्टाइल लागू की जाएगी। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से रिस्पांस का समय कम लगता है। अब जैसे कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, अगर स्क्रिप्टिंग लागू है या स्क्रिप्टिंग आधारित वेब पेज होगा तो उसका रिस्पांस समय बहुत ही कम रहता है। यूजर को तुरंत फीडबैक मिलता है। क्यों तुरंत फीडबैक मिलता है, क्योंकि जैसे कि आप मान लेते हैं वैलिडेशन ही लगा रखा है, तो अगर कहीं पर भी एंट्री गलत होती है तो सबमिट होने से पहले ही उसे तुरंत मैसेज मिल जा रहा है कि यहाँ पर एंट्री गलत हुई जा रही है, तो वो तुरंत उसे सही कर पाएगा। इसका इस्तेमाल आमतौर पर फॉर्म वैलिडेशन, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका प्रयोग किसके लिए, जैसे कि फॉर्म का वैलिडेशन, एनिमेशन क्रिएट करना, इंटरेक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना वेब पेज पर, या इसके साथ साथ में सिस्टम क्लॉक दिखाना। कई वेब पेज या वेबसाइटें आप देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि टॉप पर या कहीं पर भी हमें करंट डेट एंड टाइम भी शो होता रहता है। तो जो डेट एंड टाइम शो हो रहा है आपके पेज में, जितने भी टाइम आपने वेबसाइट ओपन किया है, तो वहां पर वो डेट एंड टाइम शो किसके माध्यम से कराया जा रहा है, वो स्क्रिप्ट के माध्यम से ही कराया जा रहा है। तो जैसे कामों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। चूंकि प्रोसेसिंग क्लाइंट के कंप्यूटर पर होती है, और ये सारा काम, चाहे वैलिडेशन हो, चाहे एनिमेशन क्रिएशन हो, चाहे वो एनिमेशन जो है रन होना हो, चाहे सिस्टम का क्लॉक शो होनी हो, ये सब कहाँ होती है, क्लाइंट के सिस्टम पर होती है, क्लाइंट के वेब ब्राउजर पर होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो क्लियर है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, ऐसी भाषाएं जो क्लाइंट के वेब ब्राउजर पर डिकोड या रेंडर होती हैं उसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML क्या करेगा, वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। CSS का प्रयोग वेब पेज में स्टाइल लागू कराते हैं, तथा जावास्क्रिप्ट का प्रयोग वेब पेज के अंदर जो भी डेटा दिया गया है उसे वैलिडेट कराने के लिए, जैसे कि फॉर्म का वैलिडेशन कराना, इसके साथ साथ में जैसे कि किसी भी अन्य प्रकार के इवेंट क्रिएट करना, कोई इफेक्ट, इंटरेक्टिव इफेक्ट क्रिएट करना, यानी कि प्रभाव वगैरह कोई भी क्रिएट करना। जैसे ही कई बार वेबसाइट ओपन करते हैं और वहां पे देखते हैं बैकग्राउंड में कुछ जो है वहां पर एलिमेंट रन होते रहते हैं ऑटोमेटिक एनिमेशन की तरह, तो वो जो एनिमेशन क्रिएट किए जाते हैं वो भी किसके माध्यम से, वो भी आपके स्क्रिप्टिंग के माध्यम से ही किए जाते हैं। क्लियर, इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट साइड। जो हम जावा यूज कर रहे हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है,
इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि हैं। तो कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ ना कुछ क्या होती हैं, हानियां भी होती हैं। तो क्लाइंट, अगर हम लाभ की बात करते हैं तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मेक वेब पेज मोर इंटरेक्टिव बाय रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली टू द यूजर एक्शन। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है वो वेब पेज को अधिक इंटरेक्टिव बना देती है, क्योंकि जब डायनेमिक इफेक्ट लग जाएंगे तो वहां पर चीजें डायनेमिकली तरीके से चेंज होगी। तो ऐसे में वो वेब पेज जो होगा वो ज्यादा इंटरेक्टिव या आकर्षक लगने लगेगा, क्योंकि यह यूजर की क्रियाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी यूजर यहाँ पर क्रिया करेगा या एक तरीके से प्रोसेस करेगा, उसे तुरंत वहां से क्या मिल जाती है, प्रतिक्रिया मिल जाती है। तो यहाँ पर दिया गया सेंड द यूजर रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड रिट्राइव द एफिशिएंटली। यह सर्वर को अनुरोध भेजने और डेटा प्राप्त करने में भी मदद करती है। जैसे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजने और आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार सर्वर से डेटा आप तक पहुंचाने में भी क्या करती है, मदद करती है। कौन? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। इसका उपयोग कंटेंट डिलीवरी और सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन जैसे सुविधाओं में भी किया जाता है। जैसे कि कंटेंट डिलीवर कराना, इसके साथ साथ में सॉफ्टवेयर का रजिस्ट्रेशन क्रिएशन के लिए, जैसे कई बार आप क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और वहां पर क्या करना होता है, रजिस्टर्ड करना होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप ले लेते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहां पर आप जब कोई भी अपना अकाउंट ही क्रिएट कर रहे होते हैं या रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो जो फील्डें दी गई होती हैं, अनिवार्य की गई होती हैं, जब तक वो सभी अनिवार्य फील्डें सही फॉर्मेट में नहीं भरते हैं तब तक वो सबमिट बटन एग्जीक्यूट नहीं होती है। मतलब आपका जो सही फॉर्मेट में भरा हुआ है शेष डेटा था वो भी नहीं सबमिट हो पाता है। तो इस तरीके से यदि ब्राउजर स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता है तो HTML के माध्यम से मूल सामग्री दिखाई जा सकती है। लेकिन क्या होता है, कई बार हो सकता है अगर आप बहुत ही ओल्ड वेब ब्राउजर यूज कर रहे होंगे तो हो सकता है स्क्रिप्ट की या जावा स्क्रिप्ट की कुछ स्क्रिप्टें या कुछ स्टेटमेंट आपका वेब ब्राउजर ना सपोर्ट कर रहा हो। तो जब नहीं सपोर्ट करेगा तो क्या होगा कि वो इवेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा, या जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से जो प्रतिक्रिया वहां पर होनी थी वो नहीं दिखेगी, लेकिन HTML वाला डेटा हमें दिखेगा। इसके लिए जैसे कि अगर आप यही जावा के ही कुछ ऐसे प्रोग्राम मिल जाएंगे, या एंगुलर जेएस जो है वो तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं जो वेब ब्राउजर, जैसे कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडोज 7 यूज कर रहा है और उसमें जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर पाया जाता है कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस पर अगर आप जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम रन करते हैं तो कई प्रोग्राम ऐसे होंगे जिनका आपको आउटपुट नहीं मिलेगा सही तरीके से, वो वैलिडेशन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो वेब ब्राउजर उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन लेटेस्ट में अगर हम आते हैं तो सारे वेब ब्राउजर क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसके ये लाभ मिल जाते हैं कि क्या लाभ आ रहा है, इंटरेक्टिव बना रही है वह जो है वेबसाइट या पेज को। दूसरा, तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, सर्वर को अनुरोध भेजने डेटा प्राप्त करने में हमारी मदद करती है, तथा कंटेंट डिलीवरी और रजिस्ट्रेशन सर्विस में भी हम इसका प्रयोग कर पाते हैं आसानी तरीके से। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं अगर इसके क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की, तो नोट ऑल ब्राउजर सपोर्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। जैसे कि बताया गया कि सभी ब्राउजर जो होते हैं वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि जो विंडोज 7 में मिलने वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्लाइंट साइड को नहीं सपोर्ट कर रहा है, सारी जो है स्क्रिप्टों को या सभी स्टेटमेंटों को नहीं सपोर्ट कर रहा है, विच में केस एरर इफ नो अल्टरनेटिव इज प्रोवाइड। डिफरेंट ब्राउजर में एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट डिफरेंटली क्रिएटिंग कंपैटिबिलिटी इशू, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग स्क्रिप्ट में also रिक्वायर एडिशनल टाइम और एफर्ट। तो जैसे कि अलग अलग ब्राउजर स्क्रिप्ट को अलग अलग तरीके से चलाते हैं, मतलब हर एक ब्राउजर का क्या होता है, स्क्रिप्ट को पढ़ने का अपना अलग तरीका हो सकता है। क्योंकि एक जो प्रोग्रामिंग होती है वो सिर्फ जावा पर ही नहीं लागू होती है, जावा हो या यहाँ तक कि सर्वर साइड की जो लैंग्वेजेस आती हैं वहां पर तो एक बड़े तौर पर लागू हो जाता है कि एक जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो आपको प्रॉब्लम दी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं कि एक जो प्रोग्राम आपको दिया गया, टास्क दिया गया, उसे हम प्रोग्रामिंग की भाषा में प्रॉब्लम बोलते हैं।
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हर प्रोग्रामर के क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप 4 कैंडिडेट हैं तो एक क्वेश्चन अगर दिया गया है तो वो चारों कैंडिडेट का क्वेश्चन जो होगा, आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम ही हो। जो वेरिएबल, जो कीवर्ड जिस तरीके से आपने बनाया लिखा हो, उसका पूरा किया हो, उसी तरीके से दूसरे ने किया हो, तो ये जरूरी नहीं है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बस क्या रहेगा, कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप एक तरीके से बैकबोन मान सकते हैं, वो चीजें क्या होंगी, सेम रहेंगी। बाकी जो चीजें होंगी वो क्या की जाएंगी, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने अनुसार उन्हें डिफाइन किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ब्राउज़र पर भी ये कंडीशन लागू हो जाती है कि स्क्रिप्ट को चलाने के या एग्जीक्यूट करने के हर ब्राउज़र के अपने अलग तरीके हो सकते हैं, और जब ये तरीके अलग होंगे तो ऐसे में क्या हो जाती है, कंपैटिबिलिटी की भी समस्या हो जाती है। कंपैटिबिलिटी का मतलब जैसे कि आपने कोड लिखा, वो भी आउटपुट आ रहा है, सही है, दूसरे ने कोड लिखा जावा का, वो भी सही है, तीसरे ने लिखा वो भी सही है, चौथे ने लिखा वो भी सही है। मतलब आउटपुट सभी का कोड दे रहा है। पहले कैंडिडेट ने जो लिखा है, इसने पूरा कोड जो लिखा है एक तरीके से पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया है 20 लाइन का कोड लिख के। दूसरे कैंडिडेट ने क्या किया है, इस कोड को लिखा इसने 18 से 20 लाइनों में ही है, लेकिन इसने अलग तरीके से लिखा है। तीसरे कैंडिडेट ने जैसे कि इस कोड को 15 लाइनों में लिख रखा है। चौथे कैंडिडेट ने इस पूरे कोड को केवल और केवल 10 लाइनों में ही पूरा कर दिया है। अब ऐसे में क्या है, सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सभी का आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपैटिबिलिटी वाली समस्या आ जाएगी कि यह भी हो सकता है कि ये जो 20 लाइन में जिसने कोड लिखा है, इसको इसका 10 लाइन वाला कोड ना समझ में आ रहा हो कि इसने कहाँ से कहाँ ये शॉर्टकट निकाल दिया जाके, जिससे कि 10 लाइनें इसने कम कर दी। और अगर ये शॉर्टकट इसने निकाला है, स्टेटमेंटों को आपस में क्या कर दिया है, मर्ज किया है, बाइंड किया है, तो वो नहीं ये क्लियर कर पा रहा होगा। और जब ये नहीं से क्लियर हो रहा है कि कैसे इसने स्टेटमेंट यहाँ पे लगा रखा है, तो इसका मतलब ये पहला वाला यूजर चौथे वाले यूजर के कोड के साथ में कंपैटिबल नहीं है। तो यही कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि अलग अलग जब ब्राउजर अलग अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं, तो कई बार ये आएगी किसकी समस्या, कंपैटिबिलिटी की समस्या आती है। तो ऐसे में उनकी टेस्टिंग करना अधिक समय ले लेता है और अधिक मेहनत ले लेता है। तो यह हमें नुकसान हो जाता है किसका, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का। तो क्लियर हुआ, लाभ क्या है, हानि का क्या है। क्लियर है। जी सर। तो ठीक, अगला आता है। अब ये तो अभी तक था क्या, आपका लैंग्वेज का बेसिक्स, यानी कि जावा स्क्रिप्ट क्या था। पहली स्लाइड पर हमने वो देख लिया कि जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जावा स्क्रिप्ट क्या है। फिर दूसरी स्लाइड पर हमने ये देख लिया कि अगर पहली स्लाइड पर बताया गया था कि जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, तो क्लाइंट साइड को हमने दूसरी स्लाइड में देख लिया कि क्या है क्लाइंट साइड, कैसे ये काम करता है। फिर अगर वो काम कर रहा है तो कई बार ये भी आ रहा था कि अगर इसके कुछ लाभ हानियां भी हो सकती हैं, तो वो तीसरी स्लाइड पर हमने देख लिया कि क्या इसके लाभ हैं और क्या इसके हानियां हैं। अब यहाँ से आपका जो स्टार्ट हो जाता है वो जावा स्क्रिप्ट का एक तरीके से कोडिंग स्टार्ट हो जाती है कि हम कैसे यूज करेंगे HTML के साथ में, और हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो जैसा कि जावास्क्रिप्ट इज रिटन इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग इन एन HTML पेज, जैसे कि एक HTML पेज के अंदर जो जावास्क्रिप्ट होती है वो किस टैग के अंदर लिखी जाती है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाती है। इट कैन बी प्लेस इन द हेड सेक्शन, लेकिन इसको चाहे तो आप हेड सेक्शन में डाल सकते हैं और चाहे तो आप बॉडी सेक्शन में दे सकते हैं। जैसा कि आपने CSS के लिए देखा कि CSS की जो स्टाइल होती है वो कहाँ रखी जाती है, स्टाइल टैग के अंदर रखी जाती है। आप स्टाइल टैग ओपन करते हैं और इसके बीच में आप सेलेक्टर और ये सभी सेलेक्टर बनाते हैं, यानी कि स्टाइल लिखते हैं। और जब आपकी स्टाइल पूरी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये जो स्टाइल टैग आप लगा रहे हैं, ये जो सेलेक्टर वगैरह बना रहे हैं, ये कहाँ रखते हैं, हेड में रखते हैं या बॉडी में रखते हैं।
तो हेड में रखते हैं। अगर आप इस स्टाइल टैग को बॉडी के अंदर रखें, सेलेक्टर आप बॉडी में ही बनाएं, तो वो चलेंगे, अप्लाई होंगे या नहीं अप्लाई होंगे? तो वो अप्लाई नहीं होंगे। यानी कि जो स्टाइल होता है ये कहाँ ओनली केवल और केवल हम हेड में ही डालते हैं, केवल और केवल हेड में रहेगा। लेकिन जो हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, यानी कि जावा की जो स्क्रिप्ट लिखेंगे, उस स्क्रिप्ट को कहाँ रखा जाएगा? स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखा जाएगा। जैसे कि इसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखेंगे और स्क्रिप्ट टाइप करेंगे, क्या है स्क्रिप्ट का कोड, और जब हमारी ये स्क्रिप्ट पूरी हो जाती है, जिसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्रिप्ट टैग को कर देंगे क्लोज। लेकिन ये जो आपका ये पार्ट बन रहा है, स्क्रिप्ट जो आपकी बन रही है, ये चाहे तो आप हेड में भी रख सकते हैं और चाहे तो आप बॉडी में भी रख सकते हैं। कहीं भी रखेंगे, दोनों जगह से क्या हो जाती है? पेज के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जावा का कोड या जावा की स्क्रिप्ट किस टैग के अंदर? और जैसे आज सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? जी अभी अभी बिल्कुल। तो इसके लिए डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो फिर। बाकी लोगों को शो हो रही है? यस सर। जैसा कि अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि जावा की स्क्रिप्ट HTML पेज में लागू करने के लिए या रखने के लिए किस टैग का प्रयोग करेंगे? स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करेंगे। HTML पेज के अंदर स्क्रिप्ट को कहाँ रखा जाता है? हेड टैग सेक्शन में या बॉडी सेक्शन में, या दोनों में कहीं भी रख सकते हैं? तो दोनों में हम कहीं भी रख सकते हैं, चाहे तो आप हेड सेक्शन के अंदर और चाहे तो बॉडी सेक्शन के अंदर आप रख सकते हैं। क्लियर है इतना? जी सर। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। जैसे कि अगर हम देखते हैं हमारी ये जो लैंग्वेज है, जैसे कि हम HTML में हमने देखा, HTML में पूरी लैंग्वेज डिपेंड करती है किस पे? टैग पर। जो भी शुरुआत हो रही है टैग से शुरुआत हो रही है। CSS में अगर हम देखते हैं तो CSS में जो लैंग्वेज आ रही है वो पूरी तरीके से डिपेंड हो जा रही है किस पे? प्रॉपर्टी पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? CSS प्रॉपर्टी की। बैकग्राउंड के लिए क्या है CSS प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड कलर लागू करने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी है? तो वहाँ पर CSS प्रॉपर्टी मिल जाती है और सेलेक्टर मिल जाते हैं। दो ही चीज़ों से क्या है, एक तरीके से पूरी लैंग्वेज बन जा रही है CSS। ठीक वैसे ही जब हम जावा स्क्रिप्ट में बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, कीवर्ड होते हैं, लूप होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इन्हीं सभी का प्रयोग करते हुए ज़रूरत के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं? अपने टास्क को पूरा करते हैं या कार्य को पूरा करते हैं। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल की। अभी हमने इससे पीछे स्लाइड में ये जो देखा है कि इस स्क्रिप्ट को कहाँ रखेंगे, हमें केवल ये इस स्लाइड से इतनी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि दो क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होने वाले हैं कि स्क्रिप्ट को किस टैग के अंदर रखा जाता है, तो वो हमें यहाँ से क्लियर कर लेना है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट कहाँ रखी जाती है, हेड सेक्शन में या बॉडी सेक्शन में, या दोनों में से कहीं भी हो सकती है, तो दोनों में से कहीं भी हो सकती है। तो ये लेकिन ये स्क्रिप्ट लिखेंगे कैसे? वो लिखने के लिए हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। अब जब भी हम स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है वेरिएबल की। तो जब वेरिएबल की आवश्यकता पड़ रही है तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वेरिएबल होता क्या है और कैसे हम वेरिएबल यूज करेंगे। कुछ इसके नियम होंगे या नहीं नियम होंगे। तो इसीलिए हमें इस स्लाइड पर क्या मिल जाता है? वेरिएबल के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो वेरिएबल मीन्स एनीथिंग दैट कैन वेरी। तो वेरिएबल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो क्या हो सकती है? बदल सकती है। जैसे कि होता नहीं, कई बार दिया गया, कई बार आपने पढ़ा कि वेरिएबल अमाउंट या वेरिएबल वैल्यू। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती है। इट इंक्लूड वेरिएबल विच होल्ड द डेटा वैल्यू। और यहाँ पर इसमें एक जो वेरिएबल होता है वो क्या करता है?
वो होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? कोई भी डेटा वैल्यू होल्ड करता है, एंड इट कैन बी चेंज एनी टाइम, और उसकी वैल्यू को किसी भी समय क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। किसकी वैल्यू को? वेरिएबल की वैल्यू को। व्हाइल डिक्लेयरिंग ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल देयर आर सम रूल। जब भी हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे तो हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना है, जैसे कि, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल को थोड़ा सा और डिटेल्स में देख लेते हैं। होता क्या है कि आपने यहाँ पे जैसे कि ले लिया कि एक एक्स कीवर्ड लिया या एक्स अक्षर लिया और इक्वल सिंबल लगाया और 5 दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x क्या है? वेरिएबल है। तो x क्या है यहाँ पर? ये है वेरिएबल, ये एक वेरिएबल नेम है। और ये 5 क्या है? तो ये है वैल्यू, ये 5 वैल्यू है। अब इस तरीके से जहां पर भी हम x का प्रयोग करेंगे वहां पर x की वैल्यू कितनी एक्सेस हो जाएगी? 5 एक्सेस हो जाएगी। तो ऐसे में x होता क्या है? x एक वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक प्रकार का मेमोरी लोकेशन होता है। अब ये भी क्या है? एक प्रकार का नेम है। जैसे कि ये जो आपने 5 वैल्यू यहाँ पर स्टोर की है, तो ये कहाँ स्टोर हुई होगी? जाके मेमोरी में स्टोर हुई होगी। जाके कहाँ, कौन सी मेमोरी में? अब आपने परमानेंट तो सेव नहीं कर दिया इसको, तो जब नहीं परमानेंट सेव किया लेकिन स्क्रीन पे तो दिख रही है, और अगर स्क्रीन पे दिख रही है तो इसका मतलब ये कहाँ सेव है? रैम पे सेव है। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास ये एक मेमोरी है, और इस मेमोरी में हमें ये बताया गया कि आपको एक नंबर दिया जा रहा है, कौन सा? 10। इस वाली वैल्यू को कहाँ क्या करना है? इस मेमोरी के अंदर सेव करानी है। लेकिन जहां पर भी आप सेव कराएंगे, बाद में अगर हम इस 10 को 50 करना चाहें, 5 करना चाहें, तो वो हो भी जाना चाहिए, मतलब ये वैल्यू बदल भी जाना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक कोई भी लोकेशन होगी, जैसे कि हम इस वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा देते हैं। हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया इस वाले स्थान पर। अब जब इस वाले स्थान पर हमने स्टोर करा दिया, तो इस वाले स्थान का ही हमने क्या कर दिया है? नेम दे रखा है। क्या नेम है? x। जैसे कि इसका नेम ले लिया कि इस वाले स्थान का नेम क्या है? x है, और इस स्थान पर कितनी वैल्यू स्टोर है? तो वो 10 वैल्यू स्टोर है। तो इस वजह से जब हम x की बात करेंगे तो x की बात करने का मतलब हम 10 की बात कर रहे हैं या 10 को एक्सेस कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है, वेरिएबल को सीधा दूसरे तरीके से मान सकते हैं। ये एक प्रकार का डिब्बा या बॉक्स है। ये एक बड़ा बॉक्स है मेमोरी, इसके अंदर एक छोटा बॉक्स रखा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे बॉक्स मान लेते हैं रखे हुए हैं, ये कई सारे बॉक्स रखे हुए हैं। आपने क्या किया? आपके पास जैसे कि 10 रुपए थे, आपने उठा के इस वाले बॉक्स में डाल दिए। अब जब इस वाले बॉक्स में डाल दिए, आपसे पूछा जाता है आपने किस बॉक्स में डाले, तो ऐसे कैसे बताएंगे? अगर इस बॉक्स, एक बड़े बॉक्स के, व्हाइट वाले बड़े बॉक्स के अंदर ये इतने सारे बॉक्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये सारे बॉक्स अपने आप में क्या होंगे? यूनिक होंगे। यूनिक होने का मतलब इनका कोई ना कोई नेम या आइडेंटिटी होगी। जैसे कि इस वाले बॉक्स का नाम मान लेते हैं A है, इसका नेम जैसे कि B है, इसका नेम जैसे कि Z है, वैसे इस वाले बॉक्स का नेम X है, और इसके अंदर आपने इस 10 को डाल दिया है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा 10 कहाँ है, तो आप बताएंगे कि X वाले बॉक्स के अंदर स्टोर है। तो X वाले बॉक्स के अंदर स्टोर होने का मतलब X वेरिएबल के अंदर ये स्टोर है। तो क्लियर हुआ वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल मेमोरी एड्रेस होता है, या मेमोरी का वह एड्रेस होता है जहां पर किसी वैल्यू को स्टोर करके रखा जाता है, और फिर जब उस वैल्यू की आवश्यकता होती है तो उसी वेरिएबल के माध्यम से वैल्यू को एक्सेस कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम यहाँ पर जैसे कि x हमने वेरिएबल नेम ले लिया, तो यहाँ पर x y z इस तरीके से कुछ भी हम नेम ले सकते हैं अपने अनुसार, या कुछ निर्धारित नियम होते हैं या कुछ निर्धारित चीजें ही हैं, केवल वही नेम ले सकते हैं, उसके अनुसार, उसके अलावा अपने अनुसार नेम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल नेम होता है ये यूजर डिफाइन होता है, यानी कि आप अपने अनुसार क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। लेकिन नेम डिफाइन करते समय कुछ हमें नियमों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि क्या दिया गया है कि एक जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर। वेरिएबल नेम हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए? लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो
कैपिटल अक्षर कोई भी हो ए से जेड तक, चाहे वो स्मॉल अक्षर कोई भी हो ए से जेड तक। और इसके साथ साथ में चाहे तो आप अंडरस्कोर से भी क्या करा सकते हैं, स्टार्ट करा सकते हैं, और डॉलर साइन से स्टार्ट करा सकते हैं। मतलब एक जो वेरिएबल नेम स्टार्ट होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे एक नेम ले लिया है अजय। अजय के नाम से अगर वेरिएबल आपने बनाया और इसके अंदर क्या कर दिया, 20 स्टोर कर दिया, तो ये क्या है, एक सही वेरिएबल है, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जैसे कि यहाँ पे एक अमन नेम ले लिया और इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू 30 स्टोर करा दी, तो ये भी क्या है, एक वैलिड वेरिएबल है। अगर हमने यहाँ पे अंडरस्कोर एबीसी ले लिया तब भी क्या है, ये एबीसी और इसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर करा दी, 50, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वैलिड वेरिएबल हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे डॉलर लगा दिया और जैसे कि डॉलर एक्स वाई जेड या कुछ इस तरीके से नेम दे दिया आगे, तब भी ये क्या हो जाएगा, सही वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके साथ साथ में हमने यहाँ पे ले रखा है अमन 12 या 1 कोई भी डिजिट दे रखा है, फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये एक सही वेरिएबल है। बट अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 1 अमन, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, यह एक गलत वेरिएबल हो जाएगा। क्योंकि नियम में क्या बताया गया कि एक जो वेरिएबल नेम है, ये नेम स्टार्ट होना चाहिए या तो कैपिटल लेटर से या फिर स्मॉल, यानी कि अक्षर कोई भी हो, हमेशा अक्षर से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखते हैं अक्षर से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा बताया गया नहीं अक्षर तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा बताया गया आप डॉलर से भी स्टार्ट करा सकते हैं, तो हमने डॉलर से भी स्टार्ट करा रखा है। लेकिन कोई भी क्या बताया गया, पहले अक्षर के बाद आप डिजिट 0 से 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बाद में डिजिट अवेलेबल का एक तरीके से प्रयोग करा रखी है, तो ये सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये पहले डिजिट लगा रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नियम में क्या आ जाएगा कि कोई भी वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल है क्या, मेमोरी का वह लोकेशन या वह स्थान होता है जहां पर वैल्यू को स्टोर करके रखा जाता है। तथा वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि वेरिएबल नेम हमेशा अक्षर से ही स्टार्ट होगा, वो चाहे अपर अक्षर हो चाहे लोअर केस का अक्षर हो। और इसके साथ साथ में हम अंडरस्कोर तथा डॉलर सिंबल के माध्यम से भी क्या करा सकते हैं, वेरिएबल को स्टार्ट करा सकते हैं। तथा वेरिएबल नेम कभी भी डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर डॉलर अक्षर और 0 से 9 तक डिजिट के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ तक कि स्पेस भी नहीं अलाउ होता है, यानी कि स्पेस भी नहीं होना चाहिए। ना तो स्पेस दे सकते हैं, ना स्टार, कामा, इन्वर्टेड कामा, कुछ भी वेरिएबल नेम के रूप में नहीं चलता है। स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर हमें बस दो ही अक्षरों को ध्यान में रखना है, या तो हम अंडरस्कोर लगा लें या फिर आप डॉलर लगा लें। और दूसरा हमें यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता क्या मिल जाती है, जो अभी तक हमने लैंग्वेजेस यूज की, चाहे HTML CSS, वो केस सेंसिटिव नहीं थी, बट जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। तो अब यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम जो डेटा टाइप कर रहे हैं वो कैपिटल टाइप कर रहे हैं या स्मॉल टाइप कर रहे हैं, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है। तो वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं, और केस सेंसिटिव होने का मतलब जैसे कि एक आपने एक्स कैपिटल स्मॉल एक्स के नाम से वेरिएबल बना रखा है, इसके अंदर 10 डाल रखा है, और दूसरा कैपिटल एक्स के नाम से बना रखा है, इसके अंदर 20 डाल रखा है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल है, क्योंकि ये अपर लोअर केस में है, स्मॉल में है, और ये अपर केस में है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। तो क्लियर हुआ वेरिएबल क्या है और इसको डिक्लेयर करने के नियम क्या है।
या कहीं से डाउट? आवाज नहीं आई किसी की? जी सर। क्लियर है वेरिएबल या कहीं पर कोई डाउट? समझ में आया? क्लियर है क्लियर है। सर। ये वाली वीडियो मिल जाएगी? हाँ, ये वीडियो मिल जाए। सर कहाँ पे मिलेगी? यूट्यूब पे, चैनल पे? हाँ, अच्छा। तो वेरिएबल हमने देख लिया। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन जहां पर वैल्यू को स्टोर करके रखा गया। वैल्यू क्या है? जैसे कि हमारे पास 5 है, 5 मेमोरी में जहां पर स्टोर है उसी मेमोरी का एड्रेस क्या है? x है। जैसे कि ठीक कैल्क पर अप्लाई कर दो। जैसे कि कैल्क में क्या होती है, कोई सेल होती है, जिस सेल के अंदर आप वैल्यू डालते हैं उस सेल का क्या होता है? एक एड्रेस होता है। फार्मूले में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उस सेल वैल्यू को लागू करते हैं या सेल एड्रेस लगाते हैं। तो सेल एड्रेस लगा देते हैं, वैल्यू ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर जब हम आगे कहीं कैलकुलेशन या कोई एक्सक्यूशन करेंगे तो x वेरिएबल वहां पर लागू कर देंगे, ऑटोमेटिक x की वैल्यू वहां पर 5 एक्सेस हो जाएगी। और जब हम ये नेम वेरिएबल दे रहे हैं तो यह बस हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि नेम अक्षर अंडरस्कोर तथा डॉलर से ही स्टार्ट होगा, तथा जो नेम है, वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम में केवल और केवल अक्षर अंडरस्कोर डॉलर तथा डिजिट अलाउ हैं। डिजिट हमेशा बीच में या बाद में होने चाहिए, ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होने चाहिए। तथा वेरिएबल जो होते हैं वो केस सेंसिटिव, और सिर्फ वेरिएबल ही नहीं, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है। तो इस तरीके से कैपिटल एक्स एक अलग वेरिएबल है, स्मॉल एक्स एक अलग वेरिएबल है। नेक्स्ट आ जाता है यूजिंग वेरिएबल। वेरिएबल का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो आफ्टर यू डिक्लेयर अ वेरिएबल यू कैन रेफरेंस इट बाय नेम एल्सवेयर यू इन योर कोड। तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आप अपने कोड में कहीं भी उसके नाम से उसका क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिया गया, अब यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल नेम से पहले वेरिएबल नेम से पहले वर कीवर्ड VAR वर कीवर्ड का प्रयोग करना अनिवार्य है। का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो जैसे कि कीवर्ड होते क्या है, यहाँ पे जो कीवर्ड वर्ड आ गया, इस कीवर्ड का मतलब क्या है? तो कीवर्ड जो होते हैं इन्हें रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। और फिर कीवर्ड या रिजर्व वर्ड होते क्या हैं? तो जैसे कि जब जावा स्क्रिप्ट को डिजाइन किया जा रहा होगा या इस भाषा को जब विकसित किया जा रहा था, तो उस समय क्या कर दिए गए, कुछ शब्दों को कुछ विशिष्ट कार्य के लिए असाइन कर दिया गया। मतलब किसी विशिष्ट कार्य के लिए क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। तो इसीलिए उस वर्ड को क्या बोल दिया गया? कीवर्ड बोल दिया गया। जैसे कि आप इससे पीछे कैल्क या एक्सेल में यूज करते हैं, सम क्या है? एक कीवर्ड है। तो इसलिए जहां पर भी आप सम यूज करते हैं वो क्या कर देता है? नंबरों को जोड़ देता है। तो जब एक्सेल या कैल्क की डिजाइनिंग की जा रही थी तो होगी, तो उस टाइम क्या कर दिया गया? SUM इन 3 अक्षरों को प्लस सिंबल के साथ में जो है असाइन कर दिया गया। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब भी सम यूज करते हैं तो वो नंबरों को जोड़ देता है। तो वैसे यहाँ पर हर लैंग्वेज में कीवर्ड होते हैं कार्य करने के लिए। तो वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर करेंगे तो उससे पहले हम वर कीवर्ड लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं हमें एक वर कीवर्ड मिल जाता है, फिर x नाम से हमने एक वेरिएबल बना रखा है और इसके अंदर क्या किया गया? 100 वैल्यू स्टोर की गई है। फिर उसके बाद x बराबर क्या करते हैं? x+1 करते हैं, x+102 करते हैं। जब आपने x+102 किया तो ऐसे में आंसर हमें या आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? 202 मिल रहा है। 202 क्यों मिल रहा है?
क्योंकि हमने इस x के अंदर कितना स्टोर करा रखा है, 100 स्टोर करा रखा है। क्या दिया गया है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप अपने कोड में कहीं भी उसके नाम से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने इसी का नाम यहाँ पे यूज कर लिया। तो जब हमने x यूज किया तो इस x का मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या एक्सेस हो जाएगी, 100 आ जाएगी, और प्लस आगे हमने कितना दे रखा है, 102 दे रखा है, तो 100 प्लस 102 कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 202 मिल जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपने x बराबर क्या ले रखा है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये भी करेगा क्या, जैसे कि हमने वर्क कीवर्ड लगाया और एक a के नाम से वेरिएबल बनाया, इसके अंदर क्या कर दिया, 5 वैल्यू स्टोर कर दी और इसे कर दिया टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के लिए जावा में प्रत्येक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं, हमें यह भी ध्यान रखना है। दूसरा एक कीवर्ड वेरिएबल बनाते हैं, वर्क कीवर्ड लगाया, b के नाम से वेरिएबल बनाया और इसके अंदर क्या करा दिया, 10 स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वर्क कीवर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम z के नाम से या c के नाम से क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं और इसमें क्या कर दे रहे हैं, a प्लस b कर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं कि जैसे कि हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं और प्रिंट करा देते हैं, क्या कराते हैं, c वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे देखेंगे तो a और प्लस बी ले रखा है, ए के अंदर कितना है, 5 आ जाएगा, बी के अंदर कितना है, 10 है, और दोनों क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, जोड़ के कितनों किसको असाइन कर दिया जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से आउटपुट हमें कितना मिल जाएगा, 15 आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, वेरिएबल का यस यूज सर। कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हमें मिल जाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमें और भी मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इस स्लाइड पर 2 डेटा टाइप मिल जाते हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे कि डेटा टाइप यहाँ पर इंट, फ्लोट, ऐसे ही हमें मिलेगा इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, एरे, कई डेटा टाइप हमें मिलेंगे जिनको हम एक एक करके आगे देखेंगे। बट इंट और फ्लोट में अगर हम अंतर देखते हैं क्या होता है, तो इंट का मतलब होता है इंटीजर। ये किस प्रकार की वैल्यू है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है। और इंटीजर वैल्यू जो होती है वो कैसी वैल्यू होती है, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। ये संख्या हमेशा कैसी रहती है, पूर्ण रहती है और विदाउट डेसिमल। पूर्ण संख्या होगी बिना डेसिमल के, बिना डेसिमल पॉइंट के, मतलब ये वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं होती है, या ये इंटीजर वैल्यू कभी भी पॉइंट के साथ में नहीं रहेगी। फ्लोट जो होती है, ये फ्लोट क्या बोलते हैं, इसे रियल वैल्यू भी कहते हैं या रियल डेटा भी कहते हैं। यह हमेशा डेसिमल डेसिमल पॉइंट के साथ में रहता है, पॉइंट के साथ रहता है। मतलब फ्लोट वैल्यू जब भी लिखी जाएगी तो वहां पर 0.00 या 0.0 इस तरीके से जरूर लगा दिया जाएगा। और इंटीजर को ही शार्ट में क्या, इंट से आइडेंटिफाई कराया जाता है। इंट कीवर्ड है इंटीजर के लिए, और फ्लोट इसका पूरा नेम है और इसके लिए फ्लोट कीवर्ड ही, तथा फ्लोट को रियल भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इसके लिए ले लेते हैं कि आपसे अगर बोला जाता है कि इंटीजर के रूप में 5 को लिखेंगे, तो आपने यहाँ पे 5 दिया, तो ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। लेकिन अगर ये बोला जाता है कि जो 5 है उसे फ्लोट वैल्यू में या फ्लोट डेटा टाइप में लिखना है, जब फ्लोट डेटा टाइप में हमें लिखना होगा 5 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.0 इस तरीके से। चाहे 0 एक बार या 2 बार कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट जरूर होना चाहिए। जैसे कि हमसे ये बोला गया कि इंटीजर डेटा टाइप में आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है या 50 लिखना है। तो इंटीजर डेटा टाइप में जैसे कि 55 लिखना है, तो आपने 55 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक इंटीजर डेटा टाइप हो गया। लेकिन अगर ये बोला गया कि फ्लोट या रियल डेटा टाइप में आपको 55 लिखना है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, 55.00 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट या रियल भी इसे बोलते हैं। कई बार कैलकुलेशन में दे दिया जाता है, जैसे कि आपसे ये बोला गया कि 10 को आप 3 से डिवाइड करेंगे या 10 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आना चाहिए इंटीजर में। ये बताया जाता है कि आप 10 है, हमारे पास क्या है, x है, मान लेते हैं x बराबर 10 है। एक वर्ग कीवर्ड का यूज करते हुए x बनाया, दूसरा वर्ग कीवर्ड लगा के y बनाया। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 4 स्टोर कर दिया। 4 स्टोर करने के बाद हम यहाँ पे वर्ग कीवर्ड z बराबर क्या कर लेते हैं, 10 डिवाइड बाई 4 कर देते हैं। और ये बताया गया कि ये जो आंसर हमें चाहिए वो किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो अगर हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 2.5 आएगा। रियल आंसर तो 2.5 ही है, लेकिन 2.5 यहाँ पर इंटीजर वैल्यू तो है नहीं, ये फ्लोट वैल्यू है। जब इसे इंटीजर में बदलेंगे तो इंटीजर में क्या होता है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हटा दिया जाएगा, केवल और केवल पूर्ण संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इंटीजर में आंसर हो जाएगा। अगर यही मांग लिया जाता कि हमें फ्लोट में आंसर चाहिए, तो जब हम 2.5 लिखते तो 2.5 क्या था, ये फ्लोट आंसर था, ये फ्लोट डेटा टाइप में आंसर था। रियल वर्ड यहाँ पर इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि ये रियल वैल्यू दे रहा है। 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो रियल आंसर क्या है, 2.5 ही है, रियल 2 तो नहीं है, लेकिन वो इंटीजर डेटा टाइप के आधार पर है। वही अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक वर्ग कीवर्ड लगाया गया और a बराबर क्या कर दिया जाता है, जैसे कि 10 ही ले लिया गया, और वर्ग कीवर्ड लगाया गया b बराबर जैसे कि यहाँ पर कर दिया गया 5, और ये बताया जाता है कि हमें जो C के अंदर चाहिए वो 10 को 5 से डिवाइड कराना है, लेकिन आंसर किस में होना चाहिए, फ्लोट वैल्यू में होना चाहिए। तो अगर आप 10 को 5 से डिवाइड कराते हैं तो ऐसे में कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। अब ये जो 2 है ये किस प्रकार की वैल्यू है, तो 2 तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है और फ्रैक्शनल पार्ट लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे में ये कैसी वैल्यू हो जा रही है, इंटीजर वैल्यू हो जा रही है। बट आपसे मांगा गया है कि नहीं, हमें ये जो आंसर चाहिए वो फ्लोट में चाहिए। तो जब फ्लोट में चाहिए तो फिर क्या करेंगे, इसे डिनोट कर देंगे, 2.0 कर देंगे कि ठीक है 0.0 आगे लगा दिया है, लो ये फ्लोट में बन जाएगा। तो इस तरीके से इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है जिसके अंदर पूर्ण संख्या होती है और फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में यानी कि पॉइंटिंग वैल्यू के साथ में नहीं रहती है, जबकि जो फ्लोट वैल्यू होती है वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में रहती है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के साथ में रहती है। वो चाहे पूर्ण संख्या है, चाहे पूरा 2 हो, चाहे 2.5 हो, चाहे 2.10 हो, वो क्या रहेगा, फ्लोट ही रहेगा। तो क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक, तो आज की क्लास में आपका जावा क्या है, एंगुलर जेएस क्या है, क्लाइंट साइड क्या है, उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, फिर जावा का यूज, जावा को हम जो है HTML में कैसे बाइंड करेंगे या कैसे लागू करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हुए कहाँ रखेंगे, हेड पार्ट में या बॉडी पार्ट में, दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। तथा जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। तो वेरिएबल होता क्या है, मेमोरी एड्रेस होता है, वो हमने देख लिया। अगर मेमोरी का वो एड्रेस या नेम होता है जहां पर वैल्यू स्टोर की जा रही है, तो उसका नाम जो हम दे रहे हैं वो अपने अनुसार दे सकते हैं। तो उसके कुछ नियम हैं, तो वो हमने नियम देख लिए। फिर उसके बाद में हमने कुछ बेसिक डेटा टाइप हैं जिनमें से हमने 2 डेटा टाइप कर लिए हैं, इंटीजर एंड फ्लोट। अगले जो डेटा टाइप आते हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास के लिए हम मिलेंगे कब की क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है, यस यस सर। आज की क्लास को यहीं पे किया जाए समाप्त।